चलिए जी, बढ़ाते हैं हम हमारे सेशन को आगे। वेट अ सेकेंड गाइस। चलिए हम हमारे सेशन को बढ़ाते हैं आगे। आई होप सबने ज्वाइन कर लिया होगा। तो बेटा, अब से आने वाली सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिला करेगी। टेलीग्राम चैनल सीए फाउंडेशन आदित्य, वहीं सारी चीज़ें मिलेगी। सारी चीज़ों की डिटेल्स वहीं से आप ग्रैप करेंगे। चाहे क्विज हो चाहे कुछ भी हो, वहीं से सारी चीज़ों की डिटेल आएगी। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ओके। आर वी लाइव? यस, वी आर लाइव। चलिए जी, सब कोई ज्वाइन हो चुके हैं। फटाफट लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए सबको, और हर पोस्ट में डाल दीजिए दैट वी आर लाइव। फटाफट 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 सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। और मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा मेरा एक पर्टिकुलर टारगेट कंप्लीट होने के बाद। आइए जी, अब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड देखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो नाउ व्हाट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, बेटा दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड कर, दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड कर। अगर उसी कमोडिटी के प्राइस चेंज होने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स बताने वाला, 5-6 पॉइंट कवर हो जाएंगे। अगर उसी कमोडिटी के प्राइस चेंज होने के कारण उसकी डिमांड में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। अगर मान लो मैंने प्राइस कम कर लिया तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड प्राइस कम करने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। तो भैया पहले लेट से इतना क्वांटिटी डिमांडेड था इस पर्टिकुलर प्राइस पे, प्राइस अगर मैं लोअर करता हूं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। यानी कि अगर मैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में जाता हूं तो डाउनवर्ड मूवमेंट इज एक्सपेंशन। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं अपवर्ड मूवमेंट पे जाता हूं, लेट्स टेक दिस सिंपल एग्जांपल, अगर मैं यहां पे रखता हूं अपना प्राइस, तो भैया मेरा क्वांटिटी कितना हो जाता है, इतना मेरा क्वांटिटी कम हो गया। सो अपवर्ड मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, फटाफट सबको बोल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए कोई कि भैया वी आर लाइव। तो भैया कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन इन डिमांड, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व एंड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। इसके अलावा और कोई अदर फैक्टर के कारण डिमांड में अफेक्ट आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन डिमांड। सो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। बात समझ में? डाउनवर्ड मोमेंट इज एक्सपांशन, अपवर्ड मोमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन। इट टेक्स प्लेस अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अब हम बात करते हैं लेट्स से दिस इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। अगर मेरे कमोडिटी, लेट्स से माय कमोडिटी इज टी, टी के लिए, टी को छोड़ दो, टी के प्राइस को छोड़ दो। अगर मान लो कॉफी के प्राइस चेंज हो गया, लोगों की इनकम चेंज हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर चेंज हो गया, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, फैशन चला गया, तो ये सारी चीज़ों के कारण अगर मेरे टी का प्राइस तो कांस्टेंट है, मेरा प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन ये सारे फैक्टर के कारण अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो इसको बोला जाएगा इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन डिमांड। सो राइटवर्ड शिफ्ट इज इंक्रीज and leftward shift is decrease. So this is decrease in demand and this is increase in demand. ये क्या है भैया? डाउनवर्ड मूवमेंट इज एक्सपांशन, अपवर्ड मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ कर्व होता है, यहाँ पे शिफ्ट ऑफ कर्व होता है, यहाँ पे मोमेंट अलोंग द कर्व होता है। शिफ्ट ऑफ कर्व वर्सेस मोमेंट अलोंग द कर्व। ये बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, ये बिकॉज ऑफ चेंज इन एनी अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। ठीक है, आइए जी पढ़ते हैं, पढ़िए इसको। एक्सपांशन को एक्सटेंशन भी बोला जाता है। क्वांटिटी डिमांडेड, बेटा डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। डाउनवर्ड मोमेंट इज एक्सपांशन, अपवर्ड मोमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो ये शिफ्ट ऑफ द कर्व होता है यहाँ पे, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। Demand increases due to change in other factor other than price.
तो इसको बोला जाएगा इंक्रीज। डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, इसको बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज में शिफ्ट ऑफ द कर्व होता है। सर अब अगला सवाल आता है ऐसा क्यों किया जाता है? सवाल बहुत सिंपल और जवाब उतना ही सिंपल। अगर क्वांटिटी डिमांडेड बोला गया या एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोला गया, सुनते से समझ में आता है बिकॉज ऑफ प्राइस। प्राइस हमारे कंट्रोल में, डायरेक्ट पेरीफेरी में, और ये बाकी सारे फैक्टर सर हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इंक्रीज एंड डिक्रीज आता है इस केस में। हाँ जी, आइए सर सबसे डिफिकल्ट पार्ट में आते हैं जो स्टूडेंट को लगता है, बट आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट एट ऑल, बहुत इजी पार्ट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि भैया, एक सेकेंड, हाँ जी, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर प्राइस कम करेगा, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, तो कीपिंग अदर फैक्टर देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप। पर सर एक चीज नहीं समझ में आ रही, हमें समझ में आ रहा है कि प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम होगा, पर कितना चेंज आएगा ये चीज हमको पता नहीं। तो बेटा वापस से आपके लिए क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि सर प्राइस, ये लॉ ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो सर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि सेट्रस पेरिबस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट देयर एग्जिस्ट है इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस कम करेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ाएगा डिमांड कम होगा। तो ये चीज समझ में, पर प्राइस चेंज करने के कारण डिमांड कितना चेंज होगा उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। यानी हमें जो चेंज हो रहा है वो चेंज को मेजर करना, इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस, यानी चेंज। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है चेंज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, यानी चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस को बोला जाता है इलास्टिसिटी। सर मैंने प्राइस 10% चेंज किया, ठीक है, मैं आपको बता दूं कल मेरा एक ग्राफ मैराथन भी है सुबह, कल मेरा सुबह एक ग्राफ मैराथन है। जितने लोग अटेंड करना चाहते हैं कल अटेंड कर सकते हैं, उसको डिटेल्स टेलीग्राम पे आएगी। टुमारो देयर इज वन ग्राफ मैराथन, तो पूरे सिलेबस का ग्राफ वहां पे कवर होगा। सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं उसके अंदर अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वही स्टूडेंट अटेंड करे जिसका पूरा सिलेबस हो चुका है और वो ग्राफिकल एंगल से सिलेबस को देखना चाहता है। मैं वहाँ पे क्वेरी क्लियर करने नहीं आऊँगा, मैं वहाँ पे ग्राफ सारे के सारे बताने वाला हूँ, 50-55 जितने भी ग्राफ हैं। वो अटेंड करना चाहते हैं वो भी आप अटेंड करेंगे, डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, कोई पूछेगा नहीं। बेटा आपको लगता है टीचर ऐसा क्यों बात कर रहा है आजकल, है ना, कि डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछो। एक जस्ट सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ मैं, सिंपल सी चीज़, लगभग 400 क्वेरी दिन में डेली आ रही है, डेली 400 क्वेरी आ रही है। उसमें से करीब 100 स्टूडेंट तो सिर्फ सर अनरीड मैसेज में पड़े रहते हैं, जो बोलते हैं गुड नाइट गुड मॉर्निंग। बेटा अनरीड तुम्हारे कारण बाकी इंपॉर्टेंट मैसेज भी मिस आउट हो रहे हैं। एक ही चीज़ 4 बार पूछते हैं बच्चे, एक ही चीज़ 4 बार पूछते हैं। फिर कुछ बच्चे कॉल करते चलते लेक्चर के बीच में, तो वो सारी चीज़ें मत करो ना। अगर अभी यहाँ पे कॉल अजर में बात करते बैठो कितना बुरा लगेगा आपको। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो बेटा प्रोफेशनल एग्जाम के लिए सीरियस नहीं है। तो प्लीज़ अननेसेसरी मैसेज नहीं, बाकी सारी चीज़ों के लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। मैं रात के कल 5 बजे, सुबह के 5 बजे तक मैं मैसेज की क्वेरीज की रिप्लाई कर रहा था, और सुबह उठ के देखा तो सर 70 मैसेज तो आ गए उसके अंदर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। मत करो बेटा, ये मत करो, ठीक है। टीचर्स डे के दिन विश कर रहे हो, ये सारे दिन के विश करो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर एक्सपेक्ट मत करना। तुम क्या करते हो, क्वेरी भेज देते हो, 2 दिन रिप्लाई नहीं आता, फिर तुम्हारा गुड मॉर्निंग आ जाता। मुझे तो लगता है गुड मॉर्निंग की ग्रीटिंग कर रहा हूँ मैं, तो खोल के भी नहीं देखता फिर। पढ़िए सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। बहुत सिंपल सी चीज है भैया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। ये तो हो गई एक डेफिनेशन। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है भैया, वो सीधे पूछ रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज, पहले ये डेफिनेशन दे देते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। फिर दूसरी एक और चीज बोल देते हैं सर, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन दे देते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर यहां पे स्टूडेंट को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। बहुत सिंपल सी चीज है, मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट को परसेंटेज चेंज निकालना नहीं आता तो कई बार मुझे आपके बोलना नहीं चाहिए, पर मैथ्स के टीचर पे डाउट होता है या तो आप पे डाउट होता है, आपको परसेंटेज चेंज निकालना नहीं आता। अभी भी आज भी मैक्सिमम स्टूडेंट को परसेंटेज चेंज निकालना नहीं आता। Let's say this is your quantity 100, quantity 2 is equals to 200, ठीक है, प्राइस 1 is equals to 70 and प्राइस 2 is equals to 50।
तो भैया 70 रुपए की प्राइस पे, तुम्हारे 70 रुपए की प्राइस पे 100 क्वांटिटी बिक रही थी, क्या हो गया इसको? ठीक है, ओके फाइन। सर 70 रुपए के प्राइस पे 100 क्वांटिटी बिक रही थी और 50 रुपए के प्राइस पे 200 क्वांटिटी बिक रही थी, तो भैया हमको क्या पता करना है? अब हमको पता करना इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का सिंपल फॉर्मूला है, सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बेटा परसेंटेज चेंज निकालना एक ही बार में सीख लो, वंस एंड फॉर ऑल। पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी पता करने। परसेंटेज चेंज से पहले चेंज कितना आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है सर? 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। कई लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक बार देख लीजिए सर। 100 माइनस 200 इतना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ये है होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। डिवाइडेड बाय 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस 70, कितना आएगा सर ये? 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 100, 1 एंड 20 डिवाइडेड बाय 70, 0.28। तो भैया ये परसेंटेज चेंज कितना हुआ? ऊपर वाला 100% चेंज हुआ है और नीचे वाला 28% चेंज हुआ है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.28, तो इलास्टिसिटी है आपकी 3.57। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है, मैथमेटिकली शायद आपको इतना आता होगा। तो ये होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। तो भैया परसेंटेज चेंज निकालना सिखा दिया, पहले चेंज निकालना डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, बात क्लियर होगी। तो आइए पढ़ते हैं अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। 4 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। प्राइस इलास्टिसिटी होती है जिसको ईपी डिनोट करते हैं, एक इनकम इलास्टिसिटी होती है ईआई से डिनोट करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी होती है ईसी से डिनोट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी होती है ईएस से डिनोट करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है सर? चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो प्राइस के चेंज होने के कारण तुम्हारी डिमांड पे कितना चेंज आया, प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम के चेंज होने के कारण डिमांड पे कितना इफेक्ट आया, इनकम इलास्टिसिटी। अगर तुम्हारी क्रॉस इलास्टिसिटी यानी सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड पे कितना इंपैक्ट आया, उसको बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। और गुड्स का सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के कारण आता है सब्सटीट्यूट इलास्टिसिटी। आइए जी सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी क्विक चेक पॉइंट है, सबको ध्यान रखेगा इन पॉइंट्स पे। सर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मेथड अपने को पता करने हैं, तो इसके अंदर 5 मेथड बताए जाते हैं। सबसे पहला मेथड देखना परसेंटेज चेंज और प्रोपोर्शनेट मेथड। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी जो अपन ने किया, इसका फॉर्मूला क्या है भैया? सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन प्राइस। याद रखना दोस्तों, अब सारे लोग मेरी बात सुनेंगे, आंसर अगर नेगेटिव में आता है, एमसीक्यू के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज ही ये क्वेरी अपने माइंड की हमेशा के लिए इरेज कर दो। बेटा आंसर नेगेटिव आता है कई बार, तो ये नेगेटिव क्या बताता है? आंसर नेगेटिव आने का मतलब क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो नेगेटिव कब आता है? जब इनवर्स रिलेशनशिप हो। कई बार लेट से आपका आंसर आया -2, आपका आंसर आया -2, ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी,
-2 2 0 3, क्या सिलेक्ट करेंगे बेटा आप? -2। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दिए, आपको ऑप्शन दिए ABCD 2 3 0 1, क्या सिलेक्ट करेंगे ऐसे समय? ऐसे समय अगर मोस्ट परफेक्ट आंसर नेगेटिव साइन वाला नहीं दे रखा है तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। सर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता चलता है? आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे ना बेटा, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव का मतलब क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करिए, आंसर विल कम इन नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताता है सर? नेगेटिव कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप दर्शाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है उसका मीनिंग। ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्स रिलेशनशिप। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर तुम्हें नेगेटिव आंसर आया तुम्हारा तो नेगेटिव ऑप्शन दिया जाता है, तो भैया ये सिलेक्ट करना, ये वाला मत करना। पर अगर यही नहीं दिया है, ऐसे ऑप्शंस दिए तो ये सिलेक्ट करोगे। कोएफिशिएंट को कई बार इग्नोर किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी, ठीक है। पता नहीं है कौन एक व्यक्ति है जो आता है और डिसलाइक करके चला जाता है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखना बनना कुछ नहीं, उनको शक्ल ही पसंद नहीं आती कई बार टीचर की। आते हैं बस, हाँ टीचर दिख रहा है या चैनल पे आ रहा है, डिसलाइक मारो। मुझे याद नहीं कि मैंने आज तक किसी का वीडियो आज तक डिसलाइक किया हो। मुझे नहीं पसंद आता ना किसी का वीडियो, मैं इग्नोर कर देता हूँ। आई रिमेन न्यूट्रल, लाइक भी नहीं डिसलाइक भी नहीं, छोड़ देने का। मुझे हर्ट नहीं होता, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार लोग देखें तो सही वीडियो, उसके बाद जज करें। ओके, तो भैया पहला मेथड क्लियर हुआ। पहला मेथड क्लियर हुआ, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। अभी इसमें एक और आपकी क्वेरी आएगी, मैं क्लियर करता हूँ। दूसरा मेथड आता है बेटा पॉइंट इलास्टिसिटी। ये आता है डेरिवेटिव मेथड। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए और इसका जो आंसर है आप आपके मैथ्स के कैलकुलस से सीखेंगे। ये पार्ट मेरे को नहीं आता बेटा, मैं जेन्युइनली बोल देता हूँ। मैंने कभी इस पर रिसर्च भी नहीं किया। एक बार मैंने क्वेश्चन देखा है इसका सिर्फ मॉड्यूल के अंदर, उसके अलावा मेरे को आता नहीं है ये डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप डेरिवेटिव का अपने टीचर से देखेंगे। फॉर्मूला देखिए इलास्टिसिटी में क्यों आता है ये बता दूंगा। फॉर्मूला है -dQp डिवाइडेड बाई dPq। अब मैंने बोला है स्टूडेंट्स को कि मुझसे पूछना मत, तो सारे स्टूडेंट यही पूछेंगे कि सर क्यों आ रहा है ये। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, पूरे सिलेबस के अंदर ये वाला पॉइंट मुझसे ना पूछे। मैं सिर्फ फॉर्मूला बता दूंगा, कब यूज करते हैं बता दूंगा, सॉल्व नहीं करके बता सकता, बाकी सब बता दूंगा। आइए, -dQp डिवाइडेड बाई dPq। सर ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है? माइनस साइन डिनोट करता है इनवर्स रिलेशनशिप। अब सर ठीक है, हमने समझ लिया आपको ये फॉर्मूला डिराइव करते नहीं जम रहा है, ये कैलकुलस से आया है। चलिए ठीक है, ये तो बता दीजिए कब यूज करते हैं। ये डेरिवेटिव मेथड है। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज। जब डेरिवेटिव मेथड यूज करते हैं तब हमें बहुत ही माइन्यूट सा चेंज मेजर करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बुगाटी कार आ रही है 5 करोड़ की, तो बुगाटी का सेलर सोच रहा है कि अगर मैं 5 करोड़ 10,000 रुपए कर दूं इस कार का प्राइस, मतलब वो कितना माइन्यूट सा चेंज कर रहा है। 5 करोड़ के सामने 10,000 रुपए चेंज करने की सोच रहा है। तो जब ऐसे माइन्यूट से चेंज के कारण डिमांड पे कितना इंपैक्ट आएगा आपको चेक करना है। तो डेरिवेटिव मेथड ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड है, ये तभी यूज किया जाता है जब चेंज बहुत ही छोटा रहता है। एमसीक्यू के हिसाब से पूछा जाता है डेरिवेटिव मेथड कब यूज करते हैं? व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, -dQp डिवाइडेड बाई dPq। ठीक है, फिर पॉइंट इलास्टिसिटी में ग्राफिकल मेथड भी आता है। ग्राफिकल मेथड का फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। क्या किया जाता है सर? सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करी जाती है। ये तभी एप्लीकेबल है जब एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व टचिंग बोथ द एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये तभी एप्लीकेबल होगा, उससे पहले ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला। ये पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। अगर आपको चीजें ग्राफिकली फाइंड करनी है, नंबर्स के टर्म्स में फाइंड नहीं करनी, तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो पॉइंट इलास्टिसिटी में अगर बहुत छोटा सा चेंज आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप यूज करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर डेरिवेटिव मेथड। और अगर आपको न्यूमेरिकली नहीं फाइंड करना है, आपको ग्राफिकली फाइंड करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। सर अगर मैं यहां पे मिड पॉइंट पे इसको कट कर रहा हूं, अगर मैं मिड पॉइंट पे कट कर रहा हूं तो लोअर पार्ट और अपर पार्ट इक्वल हो गया। सर लोअर पार्ट और अपर पार्ट इक्वल हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए, इलास्टिसिटी 1। पूछा जाता है कई बार। मान लीजिए वो पॉइंट अगर यहां पर है तो भैया लोअर सेगमेंट छोटा है यानी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है x प्लस समथिंग। तो सर अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर लेस देन 1 आएगा।
सर अगर वो पॉइंट यहां पे लाई करता है तो लोअर सेगमेंट बड़ा है, अपर सेगमेंट छोटा है, लोअर सेगमेंट बड़ा है यानी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, सर आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। सर अगर वो पॉइंट यहां पर लाई करेगा, क्या मतलब है सर, लोअर सेगमेंट 0 डिवाइडेड अपर सेगमेंट की जो भी वैल्यू होगी 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0। सर अगर वो पॉइंट यहां पर आएगा तो लोअर सेगमेंट इनफाइनाइट कुछ भी होने दो, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी। तो बेटा यहां आंसर आता है इन्फिनिटी, यहां आंसर आता है 0, यहां आंसर आता है 1, यहां पर लेस देन 1, यहां ग्रेटर देन 1। कुछ नहीं, आपको लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट रखना है, लोअर सेगमेंट बड़ा तो आंसर ग्रेटर देन 1। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। एमसीक्यू के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पूछा जाता है कि भैया ये कब यूज़ कर सकते हैं, आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व टचिंग बोथ द एक्सिस होता है या फिर कट बोथ द एक्सिस होता है, फिर आपको लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है सर, लास्ट है, नहीं सेकंड लास्ट है आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी कब यूज़ होता है? आर्क इलास्टिसिटी तब यूज़ होता है जब चेंज बहुत ज़्यादा रहता है, लार्ज चेंज रहता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ध्यान देना, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। सर यहाँ पे Q1 और Q2 दिया रहता है, P1 P2 दिया रहता है, तो भैया हमें P1 भी दिया है, P2 भी दिया है, Q1 भी दिया है, Q2 भी दिया है। सर यहाँ पर तो हम परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सर आर्क यूज करना या वो वाला करना, ये सबसे बड़ा स्टूडेंट्स को डाउट जाता है, सर कौन सा वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना है। तो जवाब बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, जवाब इज एक्सट्रीमली सिंपल। साहब अगर क्वेश्चन में मेथड स्पेसिफाई कर रखा है तो वो मेथड स्पेसिफाई कर लो, उसके अलावा अगर मान लो मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो भैया अपने हिसाब से दोनों में से कोई भी इससे सॉल्व कर लो, दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर लो। लेट से इससे आंसर आ रहा है 2 और इससे आंसर आ रहा है 3, ऑप्शन दे रखा है आपको A B C D 2 4 6 10, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो क्या सिलेक्ट करोगे? ये। सर ऐसा दे रखा है 2 नहीं दिया है, उसकी जगह 3 दिया है, तो भैया 3 सिलेक्ट कर लोगे। यानी दोनों में से जो तुम्हारा मेथड बन जाता है वो ठीक। अब स्टूडेंट का अगला सवाल, सर ऐसा दिया है तो 2,3 दिया है तो भैया तुम ना मतलब क्या बोलते हैं, कुछ पिछले जन्म के पाप होंगे और कुछ नहीं हो सकता कि ऐसा हो जाए। आज तक तो हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। कई बार ऐसी गलती करी है इंस्टीट्यूट ने कि लिखा है आर्क और आंसर आ रहा है पॉइंट इलास्टिसिटी के हिसाब से उनका, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, उस केस में तुम्हारा नसीब खराब है, तुम कुछ नहीं कर सकते। पर 99.99% यानी जितने जर्म्स लाइजॉल नहीं मारता उतने परसेंट आपके साथ ये कांड नहीं होने वाला है। वो आप लोगों को बता देंगे कौन सा मेथड है, वो मेथड यूज करेंगे आप, नहीं तो आप दोनों के हिसाब से करके देखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर देखो इसका आंसर आए 2 और अगर ऐसा दे रखा है तो सर 2 माइनस 2 6 एंड 10, तो सीधी बात है अब 2 और -2 में से ज़्यादा परफेक्ट कौन सा है? -2। तो भैया ये इतना आसान नहीं है समझना। आई होप इट इज़ क्लियर। यार तुम 200 टच नहीं कर रहे, क्या बात है, 151 पे अटके हुए हो तुम, अरे क्या बात हुई। फिर सर टोटल आउटले मेथड, टोटल आउटले मेथड का एकदम शॉर्टकट बताता हूँ, एकदम शॉर्टकट बताता हूँ, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाने का, एकदम सबसे बड़ा शॉर्टकट बताता हूँ। यहां पर आपको क्या करना है, टोटल आउटले मेथड, इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोला जाता है। आउटले का मतलब ही एक्सपेंडिचर होता है। सबसे सिंपल पार्ट सिखा दूंगा, एकदम सिंपल, बस रट के घोट के पी जाओ। ठीक है, कई बार एक्सपेंडिचर की जगह वर्ड रेवेन्यू भी यूज किया जाता है। क्यों सर? आपके लिए अगर वो एक्सपेंडिचर है तो सेलर के लिए वो रेवेन्यू हो जाता है, इसलिए दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल अनडाइवर्टेड अटेंशन। सर अगर प्राइस प्राइस अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं,
सेम डायरेक्शन का मतलब समझाता हूँ। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है सर, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। अगर ऐसा सिनेरियो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा इलास्टिसिटी लेस देन 1। क्यों, क्या, कैसे, वो छोड़ो, मैंने रेगुलर लेक्चर में प्रूव करके दिया है पूरा। सर अगर मान लो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सर अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर कम, प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। सर अपोजिट ग्रेटर देन 1, क्योंकि अपोजिट अच्छी बात है ना सर, अपोजिट लाइफ में होने चाहिए, तभी तो ग्रेटर देन 1 होंगे। सर आप सेम टाइप के लोगों के साथ तो आपकी क्या बोलते हैं, स्किल्स कम हो जाएगी। सर अपोजिट अट्रैक्ट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। और सर अगर मान लो तीसरा केस, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर तुम प्राइस में कितना भी चेंज ला रहे हो, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। क्या बोला मैंने, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, तो इसको बोला जाता है यूनिट इलास्टिक। तो बहुत सिंपल है सर, प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिमांड की बात नहीं कर रहा, प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेस देन 1। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं सर, अच्छी बात है, ग्रेटर देन 1। सर अगर टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, यूनिट इलास्टिक। सर इस मेथड की एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आपको इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इक्वल टू 1 है इतना ही बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है वो नहीं बताता है। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी नहीं बताता, लेस देन 1 है 0.7 0.9 0 माइनस कितनी है नहीं बताता। तो कहने का तात्पर्य क्या है सर, ये वाला जो मेथड है ना, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। मैंने यहाँ पे वर्ड भी यूज किया, देखो, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर मूविंग इन सेम डायरेक्शन लेस देन 1, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ग्रेटर देन 1, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, यूनिट इलास्टिक। तो ये सिर्फ आपको बताता है ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल के देता है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए जी यहाँ पे एकदम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं इसको। इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एनालाइजिंग द टोटल एक्सपेंडिचर। By this method, we can only say that the demand for the good is elastic or inelastic. We cannot find the exact coefficient, value नहीं find कर सकते हैं। बेटा अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इलास्टिसिटी लेस देन 1, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेटर देन 1, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स टू 1। तो एक बार रिकैप करवा देता हूं, प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, पहले तो 4 टाइप की इलास्टिसिटी होती है, उससे पहले इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, क्रॉस इलास्टिसिटी बिकॉज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी। इनकम इलास्टिसिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम, ठीक है। फिर उसके बाद सर 5 मेथड देखे। सबसे पहला परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज मेथड देखा, वो तो सिंपल था। फिर पॉइंट इलास्टिसिटी, डेरिवेटिव मेथड, जब चेंज बहुत स्मॉल रहता है। ग्राफिकल मेथड, उसके लिए कंडीशन है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कटिंग और टचिंग बोथ द एक्सेस, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। फिर आर्क इलास्टिसिटी, जब चेंज बहुत ज्यादा रहता है इसलिए एवरेज लिया जाता है, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2। फिर सर टोटल आउटले मेथड देखा, इसमें डायरेक्शन चेक किया जाता है। आइए सर, यहाँ पर लोग अटकते हैं, मैं वो वाला पार्ट भी आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। फिर आप लोगों के लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं आप लोगों के लिए ओपन करूँगा ये डिस्कशन। फिर अपन इनकम इलास्टिसिटी भी खत्म करेंगे आज, और कल अपना ये चैप्टर डन हो जाएगा। कल तो सप्लाई भी हो जाएगा, तो मैं अच्छी स्पीड में जा रहा हूँ। आइए सर इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। अब आप लोग अपने पास नोटबुक में ग्राफ बनाइए मेरे साथ। नहीं अगर अभी बना पा रहे तो कल सुबह ग्राफ रिविजन होने वाला है मेरा, आप ग्राफ रिविजन अटेंड करिएगा। उस पर सारे के सारे टोटलिटी में ग्राफ, 28 पेज तक ग्राफ ही चल रहे हैं मेरे, 28 पेज नहीं, एक पेज पे 2 ग्राफ बनाओगे तो 27-28 पेज चलेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले अपन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनाएंगे विच इज पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस। तो बेटा यहाँ पे आता है क्वांटिटी, यहाँ पे आता है प्राइस। साहब पहला वाला जो कर्व है, ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ सॉल्व करवाने वाला हूँ इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल।
सर यहाँ पे देखो प्राइस में माइन्यूट सा भी चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में इनफाइनाइट चेंज आ रहा है सर, इनफाइनाइट चेंज आ रहा है सर, अनगिनत चेंज आ रहा है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस। सर क्वांटिटी एक्सिस से पैरेलल है, यानी कि प्राइस में एकदम माइन्यूट सा भी चेंज आया ना तो क्वांटिटी डिमांडेड में इनफाइनाइट चेंज आने वाला है। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है इनफाइनाइट। दूसरा वाला देखते हैं सर। सर यहाँ पे प्राइस था 5 रुपये तो भी क्वांटिटी इतनी, प्राइस था 15 रुपये तो भी क्वांटिटी इतनी, प्राइस था 20 रुपये तो भी क्वांटिटी इतनी। तो यहाँ पे प्राइस कितना भी चेंज करो डिमांड इन इलास्टिक है सर, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर आता है 0। इसको बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक, और इसको बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक। फिर सर एक ऐसा आता है जिसमें लेट से दिस इज ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी। सर प्राइस में इतना चेंज आया, क्वांटिटी में भी इतना ही चेंज आया। सर अगर दोनों में चेंज कांस्टेंट है इसको बोला जाता है यूनिट इलास्टिक। इसका आंसर आता है 1। सर अब अगले वाले कैसे जज करना है, ये तो खतरनाक तोड़ तरीका है सर अपना। लेट से एक ऐसा है और सर एक ऐसा सोया हुआ है, फ्लैटर एंड स्टीपर, स्टीपर एंड फ्लैटर, ऐसा समझो। सर इससे भी ज़्यादा सोया हुआ निकालते हैं, ठीक है। इसको जज करना बहुत सिंपल है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सर ये रही आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी, प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी। आप प्राइस इतना चेंज करिए और क्वांटिटी देखो इतना चेंज आएगा। तो प्राइस में चेंज ज़्यादा है, क्वांटिटी में चेंज कम है। अगर क्वांटिटी में चेंज कम है तो बन गया इन इलास्टिक, या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक। सर दूसरा देखिए, ये सॉरी ये आपकी ओरिजिनल प्राइस और ये क्वांटिटी है। आपने प्राइस में इतना सा चेंज किया और क्वांटिटी में इतना चेंज हुआ, तो भैया प्राइस में चेंज कम है, क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा है, इसको बोलते हैं इलास्टिक या मोर इलास्टिक या फिर रिलेटिवली मोर इलास्टिक। तो भैया कैसे पता करना, यहाँ पर तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज ही नहीं हुआ, प्राइस कितना भी चेंज करो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं हुआ, 0। सर यहाँ पे प्राइस में कुछ चेंज नहीं किया, क्वांटिटी डिमांडेड में तो इनफाइनाइट चेंज होने वाला है, इन्फिनिटी पे जाके मिलने वाला है। सर आंसर है इनफाइनाइट यानी परफेक्टली इलास्टिक। सर यहाँ पे जितना चेंज क्वांटिटी में हो रहा है उतना ही चेंज प्राइस में हो रहा है, जितना क्वांटिटी में उतना ही प्राइस में, यूनिट इलास्टिक। यहाँ पे प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज कम हो रहा है, लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। और सर यहाँ पर मोर इलास्टिक रहेगा। कितना सिंपल है एकदम, बच्चा जबरदस्ती घबराता है। अब ये देते कैसे क्वेश्चन में कि भैया प्राइस चेंज हुआ है 10% से, डिमांड चेंज हुई है 5% से। अरे सीधा सीधा समझ में आ रहा है, अगर प्राइस 10% से चेंज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड में से 5% चेंज आ रहा है, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर, क्वांटिटी में चेंज कम है। सर अगर क्वांटिटी में चेंज कम है तो इन इलास्टिक। अगर उल्टा सिचुएशन दे दिया 10-15, सर प्राइस में चेंज कम है इसके कंपैरिजन में और इसमें चेंज ज्यादा है, मोर इलास्टिक। सर अगर आंसर दे दिया कि प्राइस में जरा सा भी चेंज करने के कारण डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ गया, परफेक्टली इलास्टिक। अगर प्राइस तुमने 10% बढ़ाया और क्वांटिटी डिमांडेड में 0% चेंज आया, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। और तुमने प्राइस चेंज किया 10%, क्वांटिटी डिमांडेड में 10% चेंज आया, यूनिट इलास्टिक। सर कितना सिंपल है। अभी कुछ बच्चे बोलते सर आपने ये इनकम्प्लीट छोड़ दिया। अरे पूरे के स्पून फीडिंग थोड़ी करेंगे, यहाँ पे भरेंगे अपन। ये चीज परफेक्टली इन इलास्टिक बनाने की कोशिश करते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक बनेगा ऐसा, लेस इलास्टिक, बेटा लेस इलास्टिक याद रखिएगा, लेस इलास्टिक ऐसा। लेस इलास्टिक कैसे याद रखना सर, लेस इलास्टिक यूनिट और इन इलास्टिक के बीच में आएगा सर, वो ऐसे और ऐसे के बीच में आएगा कहीं। यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। आई होप इट इज क्लियर। इनके कोएफिशिएंट चेक कर लेते हैं। 0 आंसर आएगा, इसका लेस देन 1 आएगा, देखो लेस देन 1 आ रहा है, इसका इक्वल्स टू 1, इसका इनफाइनाइट, इसका 1 से ज़्यादा, इन्फिनिटी से कम।
आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे सर, क्रीम टॉपिक है, खतरनाक है। मतलब मेरे से पढ़ोगे ना तो मैं आपको तो भैया मार्क्स दिलवा भी दूंगा, साथ ही साथ मैं आपके माइंड से मार्क्स का वो भी झंझट भी दूर करवा दूंगा कि भैया अब मैं कॉन्फिडेंस से एग्जाम अटेम्प्ट करके जाने वाला हूँ। लेकिन एक प्री रिक्विजिट है कि आप साथ ही साथ मॉड्यूल ओपन करके बैठेंगे, मॉड्यूल ओपन करके कि अपन एमसीक्यू भी चेक करेंगे कि भैया जितना सर ने चार्ट में डाला उसके भरोसे एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है क्या, भैया क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आइए सर, अब खतरनाक पॉइंट पे आ रहे हैं। हमने कंप्लीट कर लिया प्राइस इलास्टिसिटी, कंप्लीट कर लिया इलास्टिसिटी, कंप्लीट कर लिया। कल अपने को 15 मिनट लगेंगे बेटा, 15 मिनट के अंदर अपन ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर देंगे, इनकम इलास्टिसिटी भी कंप्लीट कर देंगे, बहुत सिंपल है। क्रॉस इलास्टिसिटी भी कंप्लीट कर देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाऊंगा ये वाले पार्ट में, ठीक है, ये वाले पार्ट में। कौन सा? डिमांड फोरकास्टिंग। तो अब ये आप लोगों के लिए, अब मैं ओपन कर रहा हूँ चैट बॉक्स, आपको आंसर्स देने हैं, ए बी सी डी ई सबके आंसर देने हैं। याद रखिएगा जब आप बी का आंसर दोगे तो दोनों को कंपेयर करके चलना, इन दोनों को, फिर इन दोनों को कंपेयर करके चलना, इन दोनों को कंपेयर करके चलना, कंपेरेटिव टर्म्स में आप आंसर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए जी। चलिए जी, अब मैं आंसर एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, डायरेक्ट रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप बताना है। सर अगर मान लो सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी के हिसाब से बताना है। सर अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो क्या होगा? सर जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट होने के या सिलेक्ट होने के चांसेस है, यानी इलास्टिसिटी बहुत हाई रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, कल करके आप बेचते हैं बिंगो चिप्स, बिंगो, ठीक है, तो भैया अगर आपके पास बिंगो चिप्स हैं और आप इसका रेट 10 रुपये रखा है, अब आप इसका रेट 20 रुपये रखना चाहते हैं। हाँ बेटा सही आंसर दे रहे हैं। रुक जाइए, आप बी पर मत जाइए, पहले इसका तो दे दीजिए। नहीं, यहाँ पे रिलेशनशिप वर्ड यूज किया है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी, भैया डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा यहाँ पे। अगले वाले में ये पोजिशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट, गुड हैविंग हायर प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। सर एग्जाम्पल लीजिए, आपकी इनकम है 10,000 रुपये और रेंट है 5,000 रुपये, ठीक है, तो ये है हायर प्रपोर्शन है। और सर गुड्स हैविंग लोअर प्रपोर्शन, यानी आपकी इनकम है 10,000 रुपये और माचिस की डब्बी है 1 रुपये की। अब मुझे बताइए जिसका प्रपोर्शन हायर है उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जिसका प्रपोर्शन लोअर है उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा? गुड्स हैविंग हायर प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम आर मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक, यस इट इज मोर इलास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, एकदम बढ़िया सर, मोर इलास्टिक, मोर सर, मोर। और सर जिसका प्रपोर्शन कम है वो इज लेस इलास्टिक, क्या फर्क पड़ने वाला है सर? एक की जगह 2 रुपए भी हो जाए, 100% चेंज हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीपल यूज, ये बताना है आपको, मल्टीपल यूज कैसा होता है, ये ध्यान से सोच समझ के बोलना। और आप आगे एटलीस्ट ये तो लगाइए 3 का ए बोल रहे हैं, फिर सॉरी सी का ए बोल रहे हैं या सी का 1 बोल रहे हैं, कुछ तो बताइए आप किसका क्या बोल रहे हैं, आंसर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, स्पेसिफाई करिए अच्छे से। बी हो गया, बी हो गया। अब सी पर आते हैं, मल्टीपल यूजेस रहते हैं, सोच समझ के आंसर देना है। एक कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस है और उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो क्या होगा? यस सर, मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग करेक्ट आंसर, यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड सर। अगर मल्टीपल यूजेस है तो मोर इलास्टिक है, क्यों सर? लेट से मिल्क, मिल्क के मल्टीपल यूजेस है सर, अपन शिव जी को भी चढ़ाते हैं, अपन गरीब बच्चों को भी देते हैं सर, अपन घर पे चिल्ड्रन को भी देते हैं, अपन बुजुर्गों को भी देते हैं, अपन चाय भी बनाते हैं, अपन ऐसे वेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को एक बात बताओ, अगर मिल्क का प्राइस भयंकर बढ़ गया तो हम क्या करेंगे सर? बुजुर्ग लोगों को देंगे, बच्चों को देंगे और गरीबों को देंगे। शिव जी को बोलेंगे ठीक है शिव जी, गरीबों को हमने पिला दिया, ये एक तरह से आप ही की सेवा है। लेकिन सर मिल्क का प्राइस भयंकर सस्ता हो गया तो क्या करेंगे? आप उसका यूज बढ़ा देंगे, यानी मल्टीपल यूज में पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, पेट्रोल का तो सिंगुलर यूज है, वैसे दूसरा यूज भी है,
किसी को जलाना हो, बस जलाना हो, पब्लिक बस जलाना हो, दंगे करने हो, पर वो यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। पेट्रोल का तो एक ही यूज़ है, क्या सर, फ्यूल की तरह। तो सर इसका प्राइस अगर बढ़ भी जाता है ना तो भी आप इसकी डिमांड कम नहीं कर सकते। तो मोर जहाँ पे मल्टीपल यूज है वहाँ पे इलास्टिसिटी हाई है सर, जहाँ पे स्पेसिफाइड यूज है इन इलास्टिक हो जाता है। सिमरन सक्सेना, तुम वो जो टेक्स्ट यूज कर रही हो ना वो टेक्स्ट सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल टेक्स्ट से लिखो। लॉन्ग रन के अंदर डिमांड कैसी रहती है और बेटा शॉर्ट रन में कैसी रहती है, आप ही सोचिए। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का मुझे आंसर दीजिए सर। लॉन्ग रन के अंदर और शॉर्ट रन के अंदर मनीषा गुप्ता डी ए बोल रही हैं लेस इलास्टिक। लॉन्ग रन एक आंसर आ रहा है, अभय अभय का सही आंसर आ रहा है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 बोल रहे हैं। यस सर, लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी बढ़ जाती है सर। लॉन्ग रन में अपन चेंज कर लेते, क्यों सर, अपने पास टाइम बहुत ज्यादा रहता है चेंज करने का। लेट्स से पेट्रोल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो लॉन्ग रन में अपन डिमांड चेंज कर देंगे उसकी। लेकिन सर शॉर्ट रन में थोड़ी अपन अपने पास जो पेट्रोल व्हीकल है उसको बेच के अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आएंगे। तो बेटा लॉन्ग रन के अंदर क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा रहता है चेंज करने का तो वहां पे मोर इलास्टिक हो जाता है। और सर शॉर्ट रन में क्योंकि अपने पास एडजस्ट करने का टाइम नहीं रहता तो जो है उसी से चलाते हैं, प्राइस बढ़ता है तो भी सहन करते हैं, तो बेटा यहाँ पे लेस इलास्टिक आता है। हैबिचुअल गुड्स, हैबिचुअल गुड्स को बोल सकते हैं इन इलास्टिक, हैबिचुअल गुड इन इलास्टिक। जी लेस इलास्टिक सर, कोई इलास्टिसिटी नहीं है। कई बार तो इन इलास्टिक भी हो जाता है अगर कुछ ऐसे पर्टिकुलर गुड्स हैं जो एकदम एडिक्शन लेवल को बिलोंग करते हैं, सॉरी जो एकदम एडिक्शन लेवल को बिलोंग करते हैं, तो बेटा उस केस में क्या हो जाता है। मोबाइल गिर रहा था हाथ से सर। जो लेस इलास्टिक, यस लेस इलास्टिक को इन इलास्टिक बोला जाता है, स्टूडेंट यही कंफ्यूज होता है, लेस इलास्टिक बोल सकते हैं। यस सर, लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, कई बार एडिक्शन लेवल हाई रहता तो परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकता है। सर टाइड डिमांड, ध्यान से पढ़िएगा, गुड्स हैविंग ऑटोनॉमस डिमांड। सर ऑटोनॉमस डिमांड, सर मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, ऐसा एक फ्रेज है, मैंने नहीं खाया किसी कुत्ते को काट के, मैंने एक फ्रेज सुना एक मूवी के अंदर ऐसा, मेरे मन को भाया मैं कुछ तो भी कमोडिटी लेकर आया। सर मेरे मन को नहीं भाया मैं कमोडिटी नहीं लेकर आया। तो ऑटोनॉमस गुड्स के केस में सर इलास्टिसिटी यानी अपनी मर्जी चलती है। लेकिन सर टाइट डिमांड, जॉइंट डिमांड, सर आपको अगर लेक्चर अटेंड करना तो इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, तो ये कौन सा हो गया, ये बेटा इन इलास्टिक हो गया। लग्जरी गुड और नेसेसिटीज, लग्जरी गुड होते हैं प्राइस इलास्टिक और नेसेसिटी आर प्राइस इन इलास्टिक। यानी नेसेसिटीज को प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो पूरी करनी है, पर लग्जूरियस गुड कैन वेट। सर आपने जी का मुझे क्या बताया, जी का लग्जरी गुड इलास्टिक, नेसेसरी लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक। प्राइस रेंज, बेटा ध्यान देना मीडियम प्राइस रेंज हमेशा इलास्टिक होता है, वेरी हाई रेंज एंड वेरी लो रेंज इन इलास्टिक रहता है। क्यों सर, वेरी हाई रेंज के अंदर क्या चला जाता है सर, कॉन्स्पिशियस गुड, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी चली जाती है। एंड वेरी लो रेंज के अंदर, वेरी लो रेंज को तो फर्क ही नहीं पड़ता सर, अभी अपन ने यहाँ पे देखा वेरी लो रेंज इन इलास्टिक। मैंने आपको ये फ्रेज सिखाया भी है सर, अमीर को फर्क पड़ता नहीं, गरीब को फर्क पड़ता नहीं, सर जो भी है सर, अमीर को फर्क पड़ता नहीं, गरीब को फर्क पड़ता नहीं, जो भी है मिडिल क्लास ही सहन करता है। सर एच इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट मीनिंग समझाओ ना। अरे बाप रे निखिल, तूने कब ज्वाइन किया, मेरे को तेरा एग्जैक्ट टाइम बता, तूने कितने बजे ज्वाइन किया है, क्योंकि ये पूरी क्लास मतलब पूछ नहीं रही इलास्टिक इन इलास्टिक क्या है, तू मुझसे पूछ रहा है इलास्टिक इन इलास्टिक क्या है। लो रेंज में वही आ रहा था, जनरल कैटेगरी ही फंसी हुई है सर। निखिल तू कितने बजे आया है, एग्जैक्ट बताइए आप कितने बजे आए हैं। निखिल, द नेशन वांट्स टू नो। निखिल तू 8 बजे आया तो मैंने शुरुआत ही इलास्टिसिटी से करी थी बेटा, मैंने शुरुआत ही इलास्टिसिटी से करी, मैंने एग्जैक्ट वर्ड यूज किया था कि सर चेंज हो रहा है, ठीक है,
प्राइस चेंज करने के कारण डिमांड में चेंज आ रहा है सर, ये हमको पता है, पर कितना चेंज आ रहा है ये इलास्टिसिटी है सर, कितना परसेंट चेंज आ रहा है ये इलास्टिसिटी है। नोट्स बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल सी आदित्य शर्मा। सर प्राइस इलास्टिसिटी में मॉड्यूल में है कि नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं। बेटा नेगेटिव साइन दिया है तो कंसीडर करो, नहीं दिया है तो इग्नोर करो, उसका मीनिंग ऐसा है। आप, उन्होंने ये नहीं कहा हमेशा के लिए इग्नोर कर दो, उन्होंने ये कहा है कि भैया एक सेकेंड, हाँ अगर नहीं दिया है तो इग्नोर करो। नेगेटिव साइन कुछ नहीं बताता है, सिर्फ रिश्ता बताता है सर, रिश्ता जायज है या नाजायज है, इनवर्स है डायरेक्ट है क्या है, इतना ही बताता है। बेटा निखिल ध्यान देना, सीए फाउंडेशन आदित्य नाम से। सर पर आपने लग्जरी को इलास्टिक कहा। हाँ मैंने लग्जरी को इलास्टिक कहा। अब आप मुझसे ये पूछेंगे सर लग्जरी और वेरी हाई प्राइस तो सेम है। मैंने स्टार्टिंग में जस्टिफाई कर दिया, आपको सिर्फ इतना कंपेयर करना है, इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है, यानी मैंने यहाँ पे जो सेट बना रखे हैं ना वो सेट को कंपेयर करना है बेटा, ठीक है। यानी इन दोनों के कंपैरिजन में आंसर देना है, इसके कंपैरिजन में आंसर देना है, इसको सेपरेटली आंसर देना है। तो कुछ स्टूडेंट बोल सकते थे, जो कि जेन्युइन डाउट है, सर लग्जरी को आप बोल रहे हो इलास्टिक और यहां पर बोल रहे हो जो हाई वैल्यूड है वो इन इलास्टिक। मैंने उसको नॉर्मल प्राइस के साथ जब कंपेयर किया तब बात आई। ड्यूरेबल गुड इलास्टिक या इन इलास्टिक? ड्यूरेबल गुड की डिमांड इलास्टिक है क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स कैन वेट। सर मेरे पास आज मान लो मेरे को टीवी खरीदने का मन है, अगर मेरा मन नहीं है तो भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेट से ड्यूरेबल गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स का अपन एग्जांपल लेते हैं टीवी, आज पैसे नहीं है या फिर कल करके मैं उसको ले सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ। इसका अपोजिट होता है पेरिशेबल गुड। सर पेरिशेबल गुड्स यानी कि एग्जाम्पल दिया इंस्टीट्यूट ने वेजिटेबल, इसकी डिमांड तो भैया ये नेसेसिटीज़ में चला जाता है, डिमांड चली जाती है इसकी इन इलास्टिक। तो इसलिए पेयर में कंपेयर करने के लिए बोला, डायरेक्ट कंपेयर करोगे कुछ नहीं होगा, पेयर में कंपेयर करो। क्या बोला? पेयर में कंपेयर। यहां पे बीसीके का लेक्चर होगा ना, क्यों नहीं होगा? आपने नोट्स नहीं निकाले? बेटा एक आधा एक्सेप्शन आ सकता लाइफ में, है ना। इकोनॉमिक्स में हमेशा परफेक्ट आंसर है जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन जो काफी लोगों को तंग कर रहा है, मैं उसका आंसर दूंगा। एक क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स विच डील्स विथ वेलफेयर, इकोनॉमिक्स विच डील्स विथ वेलफेयर। आपको आंसर दिए जा रहे हैं नॉर्मेटिव, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स। तो सब कोई सोशलिस्ट बोल रहा है बेटा, उन्होंने इकोनॉमी नहीं बोला है, इकोनॉमिक्स बोला है। तो इकोनॉमिक्स कौन सा इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। टाइट डिमांड ये इलास्टिक है, लग्जरी ये एक्सप्लेन करना प्लीज़। क्या एक्सप्लेन करना है हर्षिता? हर्षिता वापस भेजो अपने नाम। सर लग्जरी इज इलास्टिक क्या होगी? सर लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। बेटा अगर मैं जब इलास्टिक बोल रहा हूँ ना, मतलब ग्रेटर देन 1, इन इलास्टिक बोल रहा हूँ तो लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। और अगर मैं यूनिट इलास्टिक बोल रहा हूँ तो 1। मिड पॉइंट और आर्क सेम है क्या? नहीं नहीं नहीं, मिड पॉइंट और आर्क सेम नहीं है। मनी का मट्टा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज देखी है, एटलीस्ट सुनिए मेरी बात, अगर आपने एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज देखी और रिवीजन लेक्चर देख रहे हो तो सफिशिएंट है। सिर्फ रिवीजन पे जंप मारोगे,
8 लेक्चर लगाता हूं मैं इसको, 1.5 घंटे के 8 लेक्चर, और यहाँ पे 2.5 लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूँ। देयर इज अ डिफरेंस, पहले ही बता रहा हूँ आपको। मिड पॉइंट और सेमी क्लास हो गई है, अब 9:30 बजे अपन मिलते हैं। सर प्राइस इलास्टिसिटी पूछा है तो साइन इग्नोर करेंगे। बेटा तुम्हें एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू में अगर नेगेटिव साइन दे के रखिए, तुम्हारा आंसर आ रहा है 2, ठीक है, -2 आ रहा है। एमसीक्यू में 2, 3, 4, 5 दे रखा है तो ये सिलेक्ट करेंगे। एमसीक्यू में -2, 2, 3, 4 दे रखा है तो ये सिलेक्ट करेंगे। साइन दिया है और इनवर्स रिलेशनशिप है, कंसिडर करो। नहीं दिया है इग्नोर करो, ऐसा बोला है। उनका मतलब तुम लिटरली ले लेते हो। सर कुछ क्वेश्चन में कोएफिशिएंट बताना है इलास्टिसिटी का, वहां पे आंसर माइनस वाला कंसिडर किया है हर जगह पर। अच्छी लैंग्वेज लिखा करो। सर कुछ क्वेश्चन में था कोएफिशिएंट बताना है इलास्टिसिटी का, वहां पे आंसर माइनस वाला कंसिडर किया है हर जगह। बेटा अगर माइनस दिया है तो माइनस कंसिडर करो, नहीं दिया है तो इग्नोर करो। बेटा इग्नोर करना मतलब क्या होता है? तुम्हें तुम्हारी क्रश इग्नोर कर रही है, अमरीश तुझे तेरी क्रश इग्नोर कर रही है, इसका मतलब क्या? तू है पर तेरे को इग्नोर कर रही है। समझ में आ रहा है? तू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा थोड़ी है। यानी कि अगर नेगेटिव साइन दी है तो कंसिडर कर, नहीं दी है तो इग्नोर कर। तो इग्नोर का मतलब समझो ना तुम, दिया है तो कंसिडर करो नेगेटिव साइन, नहीं दिया है तो इग्नोर करो। नॉर्मेटिव, सर प्लीज बताओ लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी बता दिया। सर फिश पेरिशेबल होती है ना, अगर उसका प्राइस बढ़ा तो डिमांड में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता। लेकिन भैया आज के टाइम क्या नाम है, प्रगति, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। फिश पेरिशेबल भी है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में महीनों महीनों के लिए रख लेते हैं, तो हर चीज़ का एक्सेप्शन आ गया सर। बीसी के भी लेक्चर करना है, अब बस करिए। हाँ जी, मिड पॉइंट मतलब आर्क नहीं, वेटिंग फॉर डिमांड चैप्टर क्विज, अद्भुत खेला। अरे कल आपको केबीसी आने वाला है बेटा, केबीसी, इसके ऊपर केबीसी खेलने वाले हैं सर। सर सॉरी सर, सबकी तरफ से आज हमारा चलते, आपका मेरा मूड ऑफ नहीं हुआ है। मुझे बस ये लगता है कि आप अभी भी बच्चे हैं। मैं सबकी क्वेरी 2 मिनट के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर सबको ही ध्यान दीजिए। मेरी बात को ना बिल्कुल बुरा मत मानना, और अगर बुरा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, आप अभी अंडे में से निकले हैं बेटा, बस हल्का सा तुम उगे हो। पता है, जब मैं आपको बताता हूँ, मेरी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? आज बीसी के में स्टोरी नहीं, यहां पर स्टोरी सुनो मेरी, ध्यान से सुनना। जिस दिन मैंने सीपीटी क्लियर करी थी ना, मेरे को तो लग गया था बाप मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूँ। यानी मैंने बोला अब अपने से अच्छा कोई नहीं है दुनिया में, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूँ। वट आ गया मेरे अंदर साहब। जब आईपीसीसी में ज्वाइन करने के ना, ऐसे रोप से ऐसे टशन से मैं ज्वाइन करने के, आईपीसीसी की बात कर रहा हूँ है ना, इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहा। एक तो टशन से गया, वट से गया, मैंने बोला अरे भाई अपन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आईपीसीसी की बुक खोली ना, हवा टाइट हो गई एक झटके में मेरी। जितना तुम्हारा पूरा सिलेबस है ना, जितना तुम्हारा पूरा सिलेबस है उससे कई गुना ज्यादा तो कॉस्टिंग अकेला सिलेबस है। ठीक है, 8 सब्जेक्ट है साहब, वहां पे बैठे ऐसे खतरनाक। अपने को लगता है कि अपन बच गए, आगे बहुत खतरनाक दुनिया है। प्लस आप लोगों की फिर बचकानी हरकतें चालू हो जाती है। सर अपने को 12th में 90% आए थे, इसका मतलब है 50 मार्क्स लाना क्या मुश्किल है सर, अपन तो एक झटके में ले आएंगे। अपने को तो टेस्ट पेपर देने की भी जरूरत नहीं, अपन तो वही स्कॉलर रहे हैं, 96 लाए अपन। यहाँ पे 40 मार्क्स से वांदे पड़ जाते हैं। क्यों भैया? आप लोगों को 12th के बाद जब डीयू में एडमिशन लेना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, 95 पे कट ऑफ आता है और इंस्टीट्यूट के बावली है कि 40 मार्क्स पे पासिंग रख रही है आपकी। साहब इतना खतरनाक सिलेबस है ना अपना, इसलिए तो इज्जत मिलती है तुम लोगों को कि तुमने इसको पार किया है, तो वर्दी बनो। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें शायद समझ में आए ना समझ में आए। साहब कैप्टन अमेरिका भी थॉर का हैमर तभी उठा पाता है जब वो वर्दी रहता है, तो वर्दी बनो तभी तुमको डिग्री हाथ में आएगी। तुम्हें समझना पड़ेगा कि चीजें किस तरीके से चलती है दुनिया में। तुम अभी भी कॉलेज या स्कूल की लाइफ में रहते हो बेटा, ये बहुत अलग है। मैं आपको बुक्स दिखाऊंगा, मैं कैमरा टर्न नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको बुक्स दिखाता था। मेरी कितनी बुक्स वहां पे पड़ी रहती, वहां तो कपड़े पड़े हुए हैं अभी मेरे। सर आपने एमआरएस एक्सप्लेन कर दिया कि यस, लास्ट चैप्टर में कर दिया मैंने, लास्ट लेक्चर में मैंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन कर दिया, देख लीजिए। नहीं मैं किसी को सॉरी नहीं चाहता। अगर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो सिंसियरली जब मैं आ रहा हूं तब आपको आना है। बेटा मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, भगवान की दया से, आप लोगों की कृपा से भयंकर अच्छा कर रहा हूं मैं बहुत खुश हूं। मैं बिना कमरे के बाहर निकले बेटा लाखों में अर्न कर रहा हूं, आप लोगों की कृपा से पानी की तरह पैसा बहा रहा हूं। मेरी पोजीशन पे आना है तो बेटा सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। सेक्रीफाइसेस तो आज भी दे रहा हूं, लेकिन बचकानी चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा मैच्योर होना पड़ेगा। आप देखिए
आपके ग्रुप चैट के ऊपर मैं कभी कभी आता हूं, 2 मिनट के लिए आता हूं, हंसी मजाक करके चले जाता हूं, वहां पे 400 500 मैसेज चल रहे हैं। साहब आप डिस्कशन किस चीज का कर रहे हो? इट इज वेरी सिंपल, बुक में दिया है, बात खत्म, इसके बाहर दुनिया में से कुछ नहीं आने वाला। बहुत सिंपल है, ट्रस्ट योर टीचर, सारी चीजें हो जाएगी। आप अभी क्या सोचते हैं कि 40-50 मार्क्स आसान है सर, हमें टेस्ट नहीं देंगे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूं ना बेटा, आप एक बार टेस्ट दो, पहली टेस्ट में मिजरेबली फेल हो गए, मैं बोलता हूं एग्जाम में जाने से पहले 10 बार फेल हो जाओ ना यहीं पे, ताकि एग्जाम में पास हो जाओ। नहीं सुनता मेरी बात बच्चा। आप लोगों को हंसी मजाक के साथ पढ़ा रहे, तुमने 10th 9th 11th में 12th में भी इतनी हंसी मजाक से नहीं पढ़ा होगा। आज मेरे को एक घबराहट सी महसूस हुई कि यार टाइम इज टेकिंग, यानी कि घड़ी आगे बढ़ रही है और बच्चा नहीं सीरियस हो रहा है अभी भी। मैं रोज लाइव क्यों आ रहा हूं? मेरे पास ये सब रिवीजन तो रिकॉर्डेड है, मैं जाकर तो दे सकता हूं। मैं चैट ऑफ करके चैट ऑन क्यों करता हूं बेटा? मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आ रहा हूं, मेरे को कुछ मॉनिटरी गेन नहीं है इसके अंदर, सच्ची बता रहा हूं, कुछ मॉनिटरी गेन नहीं है। आप सभी लोगों ने ऑलरेडी मेरी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज देखी, आप वैसे भी इंटर में मेरे पास आने वाले हैं, आप क्लियर करते थे सबसे पहले कॉल मुझे ही करने वाले हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा भाई सबसे प्यारा भाई मैं ही हूं। लेकिन सर आप आज भी सीरियस नहीं है, कब होंगे बेटा सीरियस? मेरे को बताओ, टाइम चला जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो अभी बुक को हाथ लगा रहे हैं और मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं, सर क्या हम पास हो जाएंगे? आंसर इज नो, आंसर इज क्लियर नो। तू बेटा आज बुक उठा रहा है, तेरे को भगवान भी पास नहीं कर सकते। सुन लो बेटा, कड़वी सच्चाई सुन लो। एग्जाम को बचाए 1 महीना, 1 महीना ही बचा है, और तुम बोल रहे मैं आज बुक उठाऊंगा, तो भैया जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं क्या वो पागल है? या फिर सीए इतना इजी कोर्स है कि 1 महीने पढ़ के हो जाएगा? या सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, चलो एग्जाम नहीं, ये रिवीजन लेक्चर देख के हो जाए बेटा। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन, वापस देखना। तो आप लोग कब सीरियस होंगे? हाँ, एमसीक्यू, तुम्हें बीसी के इकोनॉमिक्स इजी लग रहा है, ठीक है, बीसी के इकोनॉमिक्स इजी है, बीसीआर भी इजी जा रहा है बेटा, जो इजी है तुम उसको अच्छे से कर लेते हो, मान लेते हो, लेकिन डिफिकल्ट का क्या? तुम आज बुक्स उठा रहे हो, कैसे होगा? तुम बोलते हो कि 12th स्टैंडर्ड में 96% है, नहीं होने वाले हो तुम उसके भरोसे पास। मैं लिख कर देता हूं तुमको, मेरे खुद के पासिंग के वादे हो गए थे। इंटर में मेरे को आईपीसीसी में मुझे 41 या 42 मार्क्स थे ऑडिट के अंदर। 5 साल मैंने ऑडिट किया, उसके बाद 41 मार्क्स आए बेटा। 5 साल सेम काम करने बाद 1 मार्क्स कम हुआ मेरा, बड़ा तो नहीं। मैं तो स्कॉलर रहा हूं शुरू से, मैं लाइफ में आज तक एक भी चीज में फेल नहीं हुआ हूं, चाहे स्कॉलरशिप की एग्जाम हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कंपटीशन, चाहे कुछ भी हो बेटा। मैं भले अगर कम परफॉर्म किया तो भी फेल नहीं हुआ लाइफ में, मैं आज तक फेल नहीं हुआ, तो भी मेरे को 40-42। साहब आप अगर मान लो इससे भी बड़े खतरनाक तोप हैं, तो आप आज बुक उठा रहे तो पास हो जाएंगे। 16 घंटे या 14 घंटे नहीं पढ़ रहे तो भगवान कृष्ण तुमको बचाए। और जो लोग पढ़ाई पहले से करते आ रहे, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बड़े बड़े सिंसियर लोग हैं। श्रीचरण तुम लेट करंट हो बेटा, भयंकर लेट करंट हो। चैट ग्रुप बने हुए 15 दिन हो गए हैं, उस पर 500 मेंबर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तुम आज पूछ रहे हो बेटा कैसे चलेगा ये? मुझे बताओ कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलता है। आप मुझसे जानना चाहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, जरा सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। 23 सितंबर 2016 को रात के 8 या 9 बजे का टाइम था बेटा। मैं जस्ट नहा के पढ़ने बैठा था, मैंने आपको बताया था नाइट स्टडी करता हूँ। नहा के बैठा था, रात को कुत्ते के भौंकने की मुझे आवाज़ आ रही थी, कुत्ते के पिल्ले की। मेरे से सहा नहीं गया। मेरे डैडी और मेरा भाई, अच्छा मेरा भाई मस्त हेल्दी है तो वो खाना खा रहा था, नहीं तो वो कुत्ते के पिल्ले को वो बचा लेता था। एक कुत्ते का पिल्ला कंटिन्यूस भौंक रहा और एक बड़ा कुत्ता जोर से भौंक रहा था। मैं हाथ में लकड़ी लेकर गया, वो काला कुत्ता अंधेरे में आया और बेटा उसने मेरा हाथ को पकड़ लिया। यहाँ पे आपको एक मार्क दिखेगा, अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं ना इसका, ये मेरा उसने हाथ फाड़ दिया बेटा, पागल कुत्ता, उसने मेरा हाथ फाड़ दिया। 23 सितंबर 2016 को, और एग्जाम थी बेटा 3 नवंबर को। मेरा हाथ फट चुका था, पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मेरी हड्डी दिखती थी, ठीक है। मैं घर पे भागा, मैंने टैप ओपन किया, टैप पूरा फोर्स से इसके ऊपर डाला, सीधा हड्डी पर दर्द हुआ मेरे को बेटा। पूरा का पूरा जो क्या रहता है नसें थी सब फट के नीचे गिर रही थी। मैंने, मेरी मम्मी खाना बनाई थी, मेरी मम्मी एकदम पागल सी हो गई कि ये क्या हो गया। मैंने बोला मम्मी मैं एग्जाम दे पाऊंगा क्या? पास में डॉक्टर रहता था, हाथ उसने मेरा फाड़ दिया था। कुत्ते ने दूसरी बार मेरे को पकड़ा, पूरा हाथ मेरा पकड़े, छोड़ ही नहीं रहा। पागल कुत्ता था और जाड़ा खतरनाक, पूरा उसको मैंने हाथ झटकने की कोशिश करी, उसके दांत यहाँ पे गड़ गए, पूरा हाथ फाड़ के गया बेटा। राइट हैंड की ये उंगली मेरी, ये फाड़ के गया। मेरे फोटो है मेरे पास आज भी, मेरा हाथ फाड़ के गया बेटा। मेरे घर के बाजू में डॉक्टर रहता था, उसने इसके ऊपर डेटॉल डाल दिया, पूरा डेटॉल डाल दिया, पूरी बॉटल। मेरे को दर्द महसूस नहीं हो रहा। मैंने उसको बोला साहब मैं एग्जाम दे पाएगा क्या?
मेरे को बोले सिविल हॉस्पिटल में ले जाओ, जल्दी इलाज कर देंगे। सिविल हॉस्पिटल में 23 इंजेक्शन लगाए, मुझे डॉक्टर नहीं आया देखने, मुझे इंटर्न आए उनके, जिनको कुछ भी नहीं आता था करने। साहब 23 इंजेक्शन हड्डियों पे डाले उन्होंने, जो चुभी ना मेरी हड्डी, सारा का सारा एनेस्थेशिया गिर रहा था क्योंकि स्किन पूरी फट चुकी थी। साहब अगले दिन डॉक्टर आए, पूरे 3 दिन मैंने हाथ इस तरीके से रखा। उसके बाद मेरे को याद है मैंने 15 दिन ऐसे ऐसे पेन पकड़ के लिखने की कोशिश करी। मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप लोग कुछ भी नहीं है उस चीज के सामने। बेटा पूरी उंगली 3 उंगली के बराबर या अकेली उंगली हो गई थी, ऐसे लिखने की कोशिश करता था। और मेरे घर वाले बोलते थे मेरा बेटा कर लेगा, मेरा बेटा पास हो जाएगा। जो डेडिकेशन में एक ही चीज बोलता था, रोज अगर मेरी सिर्फ हाथ हिलता भी था ना इतना सा, मैं बोलता था मैं पेपर लिख लेगा, मैं लिख लेगा। आईसीएस से मैंने बोला कि मेरे को चाहिए राइटर चाहिए, वो बोले परमानेंट डिसेबिलिटी के अलावा मिलता नहीं। मैंने बोला नहीं हूं मैं परमानेंट डिसेबल, अटेम्प्ट स्किप नहीं करूंगा। एग्जाम का दिन था बेटा, हालत खराब, हाथ फटा हुआ, लिखने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं लिखा जा रहा। रुमाल लिया, वहीं दांत से फाड़ा, कसम से हाथ पे लपेटा, जितनी उंगली थी उससे डबल हो गई उंगली, उससे पकड़ के लिखा। जो रुमाल था पूरा का पूरा रेड हो चुका, खून के धब्बे गिरे पेपर के ऊपर, खून के धब्बे गिरे। एग्जामिनर से साइन करवाया, मैंने बोला साइन करो कि मैंने कोई चीटिंग या मिसकंडक्ट नहीं किया है, खून के धब्बे मेरे को इंजरी के कारण हुए। पहले पेपर में मैं लिख नहीं पाया उसके कारण। दूसरे पेपर में साहब इतना बड़ा कट था ना मेरे को, इतना बड़ा, लेकिन मैंने पेन पकड़ा और दूसरे पेपर में पट्टी भी नहीं बांधी, मैं लिखा और एग्जाम्शन मारे उसके बाद के सारे सब्जेक्ट में। क्या है तुम्हारे पास एक्सक्यूज, मुझे बताओ। सर मेरे को मोटिवेट नहीं करना है आपको, मैंने मेरी लाइफ में जो देखा, इसके बावजूद भी मैं खाना नहीं खा सकता था, क्योंकि मैं 36 घंटे में जब एक बार सोता था ना एग्जाम टाइम पे, मुझे पता था मुझे पास होना है। मैं एक छोटे से टेबल के ऊपर, इतने बड़े टेबल के ऊपर सो जाया करता था। मैंने आपको बताई है ये चीज़। खाना मैं कभी भरपेट खाना नहीं खाया, मैंने 6 महीने तक पूरा पेट खाना नहीं खाया। दिवाली का टाइम चालू था सर, दिवाली के टाइम पे सब फटाके फोड़ रहे थे घर पे, सब लोग अच्छा खाना खा रहे थे। मेरे घर वाले सब लोगों ने अच्छा खाने का भोग लगाया भगवान को, किसी ने नहीं खाया। बोला मेरा बेटा नहीं खा सकता, मेरे फैमिली ने सेक्रीफाइस किया। सब क्या एक्सक्यूज है आपके पास आज भी ना पढ़ने का, मुझे बता दो। और नहीं तो फिर तुम में ज़ील नहीं है। मेरे लिए तो भैया जान से बढ़कर था एग्जाम देना, कुछ भी हो जाए मैं लिखता। मैंने पेन इस तरीके से तक पकड़ने की कोशिश करी थी, इस तरीके से लिखने की कोशिश करी थी, मेरा हाथ उंगली भी टूट जाती ना, मैं लिखता पेपर। मेरे को एक्सक्यूज नहीं देना है, मुझे फेलियर का टैग नहीं लगाना है अपने ऊपर। मैंने जब क्लासेस स्टार्ट करी थी 16 घंटे कंटिन्यूस क्लास करता था। फाइनल में 4-4 घंटे की क्लास रहती थी, मेरा पूरा का पूरा ग्रुप बाकी था। आर्टिकलशिप के टाइम में नहीं कर पाया था। सुबह से शाम तक 16 घंटे क्लास करी साहब, पूरी की पूरी क्लास, 4 महीने की क्लास 2 महीने में निपटाई। मेरी हालत खराब थी, पर नहीं साहब करना है मुझको। तो भगवान ने देखा आज मेरे को ये सारी चीज़ें दी है। आपके पास इससे बड़ा कोई एक्सक्यूज़ है तो मुझे बताओ। मैंने मेरे दोस्तों से बात नहीं करी 6 महीना। तुम लोग कभी सेक्रीफाइस दोगे नहीं? सेक्रीफाइस है ही नहीं बेटा तुम लोगों की लाइफ में। कब आएंगे सेक्रीफाइस, मुझे एक बात बताओ। क्या सेक्रीफाइस दिया तुमने? मेरे को बच्चे बोल रहे सर हमें सोशल मीडिया का एडिक्शन था, खींच के मारने का मन करता है। ये तेरा एडिक्शन है, तू वर्दी नहीं है सीए बनने के। सोशल मीडिया का एडिक्शन है, तू क्या बनेगा? मेरी इकोनॉमी को संभालेगा तू? आज के टाइम जो इतनी बुरी हालत पड़ी है, तुम्हारे जैसे लोग सीए बनने के बाद पूरे देश को संभाल रहे, तो भैया ऐसा कचरा इंसान सीए नहीं बन सकता। तुम में वो वर्दी होनी चाहिए, नहीं भी है तो आज लाएगा तू कांच में खुद को देख, तेरे को सीए बनना है या नहीं बनना है। नहीं बनना है तो कंपटीशन खत्म कर, बनना है तो पढ़ना चालू कर। एक्सक्यूज मत दे, बचकानी हरकतें मत कर। इक्वली एप्लीकेबल फॉर गर्ल्स, ठीक है? बनना है अब जो भी है, लड़का लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझको। बनना है तो कोई एक्सक्यूज नहीं। और बेटा मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे भगवान खुद ही फेल कर देता है लोगों को। अरे आईसीआई तो बहाना है, लाइफ में फेल कर देता है भगवान, तुम्हें कितना भी बुरा लगे। यहीं से वापस उल्टे पाव लौट जाओ बेटा, अगर तुम में दम नहीं है, तुम में ताकत नहीं है तो। अरे अच्छा लगे या बुरा लगे, जो चाहिए तुमको, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तुम्हारे भविष्य के लिए बोल रहा हूं, तुमको बुरा लगे तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है दम, वापस लौट जाओ। आगे दलदल है, फंस गया ना, कभी निकल नहीं पाएगा। तू गलती से फाउंडेशन पास हो गया और वर्दी नहीं और इंटर में फंस गया ना, निकल नहीं पाएगा, अटक के रह जाएगा। 7-7 साल से मेरे साथ कुछ लोग सीए कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मेरे से सीनियर जो थे आज भी सीए फाइनल में अटके में 14-14, 15-15 अटेम्प्ट दे रहे हैं। मेरा एक टीचर था सीए फाउंडेशन में, मैं उससे, वो था 41 ईयर की एज का, मैं उससे पहले सीए बना, वो मेरे बाद सीए बना। कमाता था वो बात अलग है, लेकिन सर वर्दी लोग ही बन सकते हैं। ये एक अद्भुत चीज है, यू हैव टू अर्न इट, यू कैन नॉट बाय इट। तुम कितना भी पैसा फेंको, नहीं बन सकते सीए अगर वर्दी नहीं हो तुम तो। हाँ
अरे बीमार पड़ रहा है तो क्या हो गया, मरेगा तो नहीं ना तू, देना एग्जाम। अरे तेरी सक्सेस स्टोरी हर कोई सुनेगा और रोएगा। अरे अच्छी लाइफ में तो कोई भी कुछ भी कर लेता है, टफ टाइम में कैसे एक्ट करेगा? 16 घंटे तेरे को काम करने लगाएगा तेरा बॉस, हालत खराब हो जाएगी तेरी, क्या कर लेगा तू? उल्टे पाव लौट जाओ तुम लोग, अगर नहीं होता है तुमसे तो अभी भी टाइम है। काय को प्रेशर दे रहे हो अपने ऊपर? अगर नहीं होता है तो, और अगर हो रहा है तो करना, लिमिट बढ़ा ना अपनी। क्या ये 8-9 घंटे की तरह तू बच्चों की तरह कर रहा है? करना 16 घंटे, हिम्मत है तो करके बता। ये चैलेंज खुद को कांच के सामने देके बताओ, अगर वर्दी हो तो सच में जवाब आ जाएगा, नहीं तो नजरें झुक जाएंगी। साहब ये मेरे को सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है, तो जाएगा ही डिफिकल्ट। तूने पढ़ा थोड़ी है इससे पहले, पढ़ेगा तो डिफिकल्ट जाएगा ही ना। और इजी होता तो हर कोई सीए बन गया होता। 40 मार्क्स बड़ा टास्क है, मैं पहले ही बता दूं, इतना आसान नहीं है। सारे टेढ़ी खीर है ये। बेटा चैनल भी है, डिस्कशन ग्रुप भी है, श्रीचरण है। मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे किसी ने ऑलरेडी डिस्कशन ग्रुप की लिंक डाल रखी है बेटा, कोई वांदे की बात ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये है बेटा, करने से होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। आज के टाइम पे जो भी बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है ना बेटा, तुम्हारी पहचान में, मेरा उसको कोटि कोटि नमस्कार, क्योंकि बिना स्ट्रगल के वो नहीं बना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे 2-4 होते हैं भैया, सिर्फ 2-4। हजारों चार्टर्ड अकाउंट, लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट बने सर, उसमें से 2-4 को छोड़ दो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बाकी तो सर सब भगवान बचाए। मतलब इतनी मेहनत करी है साहब उन्होंने। लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, तुम अभी तक रिलेशनशिप में आए नहीं होगे, लोगों के रिश्ते टूटते हैं क्योंकि सर टाइम नहीं दे सकते अपन। इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है। सीए फाइनल के बच्चे को देखो, तुम रो दोगे, बोलेगे क्या हालत हो रखी है बेचारे की, पर उसमें जुनून है कि मैं बन के बताऊंगा सीए। तुम साला फाउंडेशन पे ही नहीं कर पा रहे अभी। मैंने आज किसी को स्पेसिफिकली टॉन्ट नहीं मारा, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। प्रेशा गुस्से में नहीं हूं, मैं बहुत नाराज हूं आज आप लोगों से। जो लोग पढ़ नहीं रहे, मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं। अब नहीं करेगा भाई तो कब करेगा? मुझे एक चीज बता, कब करेगा? कुछ लोग बोलते सर एग्जाम पोस्टपोन कर दे, भाई मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मेरी तो मेरे माँ बाप भी नहीं सुनते, कई बार इंस्टीट्यूट क्या सुनेगी? बेटा करना होगा, गुस्सा नहीं, आज डर है अंदर। कल का क्विज बहुत अच्छा था, मान लिया, आ रहा है तुमको सारी चीजें, पर सर मेरे सब्जेक्ट का तो मैं भार उठा के चल रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट का क्या? मुझे आए दिन क्वेरी आती है बच्चों की, सर मैथ्स का करवा दो। बेटा कर, तू कर, टीचर कब आएगा? टीचर नहीं आया तो क्या करेगा तू? अरे ये ऐसी चीज है कि तुम टीचर को भी ब्लेम नहीं दे पाओगे, अरे वो टीचर नहीं आया, फ्री में टीचर पढ़ाने वाला था वो आया नहीं। नहीं आएगा भैया, आने वाला आएगा, नहीं आने वाला नहीं आएगा। बन्नी सर आ रहे, मैं आपको पहले ही बता दूं। कहने का मतलब है तू ही करेगा, तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार है, यानी कि तू ही तेरे जीवन को घड़ेगा। तेरे अंदर मोटिवेशन की कमी है ना, तो भैया कांच में देख या माँ बाप की आंखों में देख, कितनी आस लगाए बैठे हुए। कभी अपने पैसे से कुछ चीज खरीद के उनको देखना, 10 रुपए भी बचा के ना। सिर्फ आज तेरे पास अगर कुछ पैसे होंगे ना बेटा, तेरे पास कुछ भी पैसे होंगे, जाके वो पैसे बचा के अपने माँ बाप के लिए कुछ भी लेकर आ। मम्मी के लिए एक रोज लेकर आ, पापा के लिए एक रोज लेकर आ, एक ग्रीटिंग लेकर आ। उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, तेरे को समझ में आ जाएगा तेरे को उनके लिए कुछ करना है। वो चाहे कितना भी क्रॉस करे, तुम्हें कितना भी सुनाए, माँ बाप जैसा कोई नहीं हो सकता। उनकी आंखों में मोटिवेशन देख, मेरे में क्या ढूंढ रहा है तू? मेरे में क्या मोटिवेशन ढूंढ रहा है? मेरा हाथ टूटा, वो मेरा मोटिवेशन मेरे को आगे लेकर गया। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे माँ बाप हैं, कोशिश तो करो एक बार। अग्रवाल स्नेहा ने क्या पूछा है? सर प्लीज टेल मी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अग्रवाल स्नेहा ने क्या पूछा है? सर एक्चुअली आई डिसाइडेड लेट फॉर डूइंग सी एंड डिसाइडेड टू डू सी एंड डिसाइडेड टू गिव नवंबर अटेम्प्ट ओनली, आई रजिस्टर ऑन द 24 मैं ट्राई करूँगा। ट्राई करना। अगर मान लो तुम लोगों ने लेट चालू किया है, अगर अपनी मस्ती के कारण लेट चालू नहीं किया है ना, जेन्युइनली लेट चालू किया, तो तेरे को कुत्ते की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी अगर आपको ये वर्ड बुरा लगे, पर कुत्ते की तरह मेहनत करना मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करना मेहनत, देना पूरा अटेम्प्ट। अगर मेहनत करोगे ना तो लक और भगवान दोनों साथ देंगे। आप दो, अब पीछे बैकआउट का ऑप्शन नहीं है। तुम में से अब कोई अगर 11-12 घंटे से कम पढ़ा तो सोच लो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है, नहीं है तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ। अब 11-12 घंटे, 7-8 घंटे, अरे शर्म खाओ, शर्म खाओ। मैं 7 घंटे 1 सिटिंग में साहब, मैं क्या बोलते, ये क्या बोलते हैं, रेस्ट रूम में भी नहीं जाता था, वॉशरूम में भी नहीं जाता था। 7-7 घंटे एक जगह बैठ गया मतलब बैठ गया। डॉक्टर ने तो भाई जवाब दे दिया था, ये लड़का पागल है, ये लड़का पागल है। हाथ दिन भर ऐसे बाबा की तरह रख के खड़ा रहता है, ऐसे ऐसे रखो तो भैया यहाँ ब्लड आता है तो बहुत ज़्यादा दुखता। तो हाथ ऐसे रख के 7-7 घंटे पढ़ा हूँ मैं,
सात सात घंटे पढ़ रहा हूँ मैं, एक हाथ में कैल्सी, मेरा पहले ही पढ़ाई हो चुकी थी 23 सितंबर से पहले, एक ही सब्जेक्ट बाकी था, हाथ में कैल्सी चल रहा है भैया अपना बाबा की तरह हाथ, भगवान का आशीर्वाद रहा, हो गए अपन पास। स्नेहा अग्रवाल आंसर दे दिया। निधि करेंगे आप, आपको करना है, करेंगे। कुत्ता बिल्ली सच में कुछ भी बन के तैयार होंगे, बदल दो। तुम एक दिन पढ़ के देखो, सिर्फ एक दिन इतने जानवरों की तरह पढ़ के देखो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें किस रिस्पेक्ट से देखेंगे ये सोचो। जिस दिन तुम सीए बन गए, मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ कर दो, इतने लोग तुम्हें अच्छी नज़रों से देखेंगे। तो तुम्हें तुम्हारे लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, और मेरे लिए भी करना है बेटा। मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैं भी तुम्हारा टीचर हूँ। अनुभव मुश्किल हो रहा है यार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी डिप्रेस नहीं बेटा, मोटिवेटेड फील होना चाहिए। अभी डिप्रेस्ड फील हो रहा है तुमको। अनुभव मुश्किल हो रहा है, कोशिश करता हूँ। चलिए मैं सेशन ब्रेक कर रहा हूँ, मेरे को 5 मिनट में सेशन भी चालू करना है। करो करो, करने से ही होगा। कोशिश करता हूँ बेटा। अनुभव 9 घंटे लेक्चर चल रहे लाइव, और उसकी परमिशन नहीं मिल पाई, स्लॉट अलोकेट नहीं हो पाया। मैं 15 अक्टूबर के बाद ज़रूर कोशिश करूँगा। मेरे को ध्यान है, ऑलरेडी रिवीजन कोर्स रखा था, यानी फास्ट ट्रैक कोर्स था, उसके अंदर भी रिवीजन प्लान करना बहुत मुश्किल आ रहा है सर। नहीं बेटा, विराट धोनी आज अनअकैडमी पर नहीं आएंगे अपन। यस सर, आपको जो प्रोडक्शन का चैप्टर है ना, उसी के अंदर कॉस्ट और रेवेन्यू है, अपने कोर्स में ही है। चलिए दैट्स इट फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अपन 5 मिनट में।